कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 काव्य खंड पाठ 3 कविता के बहाने। लेखक हैं कुंवर नारायण। कविता के बहाने पाठ इन दिनों कविता नामक संग्रह से इस पाठ्य पुस्तक में लिया गया है। कविता के बहाने पाठ का पहला पद, जिसमें बताया गया है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है जबकि कविता की उड़ान असीमित होती है, क्योंकि कविता कवि के कल्पनाओं व भावों के सहारे अनंत आकाश तक उड़ती रहती है। क्योंकि भावनाओं व कल्पनाओं की कोई निश्चित सीमा नहीं होती और इन भावनाओं और कल्पनाओं के सहारे कवि अपने शब्दों के सहारे कविता की रचना करते हैं। इसलिए कविता की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। आइए देखते हैं पहला पद। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। आइए देखते हैं अर्थ। इस काव्यांश में कविता की तुलना चिड़िया के उड़ान से की गई है। कवि बता रहे हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। चिड़िया के उड़ान को देखकर कवि अपने कल्पनाओं व भावनाओं के सहारे अपनी कविता की रचना करता है, अपनी कविता की उड़ान भरता है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। चिड़िया की जो उड़ान है वह, उसका जो क्षेत्र है वह सीमित होता है। वह एक घर से दूसरे घर, अपने घोंसले से और घोंसले के बाहर तक निश्चित क्षेत्र तक उड़ता रहता है। मगर कवि अपनी कल्पनाओं भावनाओं के सहारे अपनी कविता की रचना करता है जिसकी कोई सीमा निश्चित नहीं होती। वह अनंत आकाश से लेकर संसार को अपने शब्दों से छंदबद्ध कर सकता है और अपनी कविता की रचना करता है, जिसके बारे में बेचारी चिड़िया भी नहीं जानती। सार तत्व ये है कि कवि अपने कल्पनाओं व भावनाओं के सहारे संसार को आकाश से लेकर घर के अंदर से बाहर तक पूरे संसार को छंदबद्ध कर सकता है। इसलिए कविता की जो रचना है उसकी निश्चित सीमा नहीं है, अर्थात कविता की उड़ान की कोई निश्चित सीमा नहीं है। मगर चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा होती है जिसके अंतर्गत वह रहता है। ऐसा कवि यहाँ इन पंक्तियों में बता रहे हैं। कवि शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। कविता के पंख लगा में रूपक अलंकार है। हर भीतर इस घर उस घर में र की आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। कविता की उड़ान कौन नहीं समझ पाता। उत्तर होगा चिड़िया। दूसरा प्रश्न, कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है। इसका उत्तर होगा कवि। चिड़िया और कवि में क्या समानता है, तो इसका उत्तर होगा उड़ान। चौथा, कविता और चिड़िया में क्या समानता है। इसका उत्तर होगा चिड़िया अपने वास्तविक शरीर अर्थात पंखों के सहारे उड़ता है जिसकी निश्चित सीमा होती है, जबकि कविता में कवि अपने कल्पनाओं और भावनाओं के सहारे उड़ता है जो अनंत आकाश से पूरे संसार को अपने कल्पनाओं के सहारे कविता की रचना करता है, अर्थात उसकी उड़ान की निश्चित सीमा नहीं होती। इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। कविता के बहाने का दूसरा पद, जिसमें फूलों और कविता की समानता की गई है। फूलों की खुशबू एक दिन समाप्त हो जाती है फूल मुरझाने पर, मगर कविता की जो खुशबू है मानव दिलों में
कविता हमेशा उसके जो रस हैं, उसके जो भाव हैं, कविता पढ़ने पर मानव दिलों में हमेशा विद्यमान रहते हैं। दूसरा पद, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। आइए देखते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है, जिस प्रकार फूल खिलते हैं कलियों के बड़े होने से फूल खिलते हैं, उसी प्रकार कवि के हृदय में भाव व विचार रूपी कली के जागृत होने से, खिलने से कविता का निर्माण होता है। फूलों के बहाने अर्थात फूलों को खिलते देखकर कवि अपनी कविता का निर्माण करते हैं। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल यह नहीं जानते कि हमारे खिलने को देखकर हमसे प्रेरित होकर कवि अपनी कविता की रचना करते हैं। यह फूल नहीं समझ पाते, अर्थात यहाँ फूलों का मानवीकरण। आगे देखते हैं। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यहाँ कवि बता रहे हैं कि फूलों और कविता के गुणों में अंतर होता है। फूलों की जो खुशबू है वह घर के अंदर व घर के बाहर तक रहती है। कहने का अर्थ है फूलों की जो खुशबू है वह एक निश्चित समय तक रहती है, उसके बाद जो फूल हैं वह मुरझा जाते हैं। मगर कविता का जो अस्तित्व है, उसके जो गुण हैं, वह घर के अंदर व बाहर के साथ ही लंबे समय तक लोगों के हृदय में, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में जो कविता का जो रस है, जो भाव है, वह हमेशा बना रहता है, जिसके बारे में फूलों को भी ज्ञान नहीं होता। अर्थात प्रकार फूल मुरझा जाते हैं, उसकी खुशबू समाप्त हो जाती है, मगर कविता का जो खुशबू है अर्थात उसके जो रस हैं, उसके जो भाव हैं, अर्थात कवि के जो विचार या भाव हैं, वह मनुष्य जब भी उस कविता को पढ़ता है तो उसके मन में, मस्तिष्क में उसकी जो रस हैं, उसके जो भाव है, वह हमेशा बने रहता है। जब तक कविता लिपिबद्ध है, जब तक लोग उसको पढ़ रहे हैं, उसके जो रस हैं, उसके जो भाव हैं, वह हमेशा रहते हैं। जिस प्रकार रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ सदियों पहले लिखे गए हैं, मगर आज भी उसके रस व उसके जो भाव हैं वो पढ़ने वाले को हमेशा आनंदित करते हैं। मगर फूल जो हैं वह एक निश्चित समय बाद मुरझा जाते हैं, उसकी जो खुशबू है वह समाप्त हो जाती है, मगर कविता का जो रस है, जो भाव है, कभी समाप्त नहीं होते। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत देखेंगे। बाहर भीतर इस घर उस घर में, र की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने में ल की आवृत्ति से यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। यह कविता न तो गेय है न छंदबद्ध है। न तो गेय अर्थात न इसको गाया जा सकता है, न यह निश्चित छंदबद्ध। इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने का क्या असर है। इसका उत्तर होगा फूलों की सुंदरता को देखकर ही कवि प्रेरित होता है और उनके हृदय में भाव और विचार जागृत होते हैं और वे काव्य की रचना करते हैं। दूसरा प्रश्न, कविता और फूलों के अस्तित्व में क्या भिन्नता है। उत्तर होगा कविता और फूलों के अस्तित्व अर्थात गुणों में भिन्नता यह है कि फूल जो है वह 2 या 3 दिन तक ही खिलते हैं, उसके बाद वे मुरझा जाते हैं, उसकी खुशबू समाप्त हो जाती है। मगर कविता जब से रची जाती है, लोग जब भी उसको पढ़ते हैं, तब हर समय, लंबे समय के बाद भी जब लोग उस कविता को पढ़ते हैं तो जो उसका रस है, उसका जो आनंद है, वह लोगों को प्राप्त होता है। जैसे रामायण या महाभारत जैसे ग्रंथ आज भी सदियों पहले लिखे गए हैं, मगर उसके रस आज भी पढ़ने वाले को प्राप्त होता है। कविता के बहाने का तीसरा पद, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। आइए देखते हैं।
इन पंक्तियों में कवि कविता की तुलना नन्हे बच्चों से कर रहे हैं। जिस प्रकार बच्चे अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, कभी घर के अंदर, कभी घर के बाहर, कभी पड़ोसी के घर, कभी अपने घर, और अपने पराये का बच्चे भेद नहीं करते। वे बिना भेद किए पूरे प्रेम के साथ, पूरी मित्रता के साथ अपने मित्रों से खेलते रहते हैं। उसी प्रकार कवि जब कविता की रचना करता है तो वह अपने भावों, अपने विचारों तथा अपने कल्पनाओं के सहारे, अपने शब्दों के सहारे एक सुंदर काव्य की रचना, आत्मप्रिय काव्य की रचना करता है। काव्य लिखते समय कवि अपने हृदय के भावों को अपने पराये का भेद किए सिर्फ सबके साथ समानता, एकता का संदेश देते हुए अपने काव्य की रचना करता है, अपनी कविता लेखन करता है। ऐसा ही अपनापन, एकता के भाव बच्चों में देखा जा सकता है। जब वह खेलते हैं, कविता बंधन मुक्त होती है। जिस प्रकार बच्चों के मन में छल कपट, भेदभाव, जाति धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता, उसी प्रकार कवि जब कविता की रचना करता है तो वह भी ऊंच नीच, जाति भेद, धर्म, राजनीति से परे केवल एक सुंदर आत्मप्रिय कविता की रचना व शिल्प सौंदर्य। बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार की ब की आवृत्ति हुई है। बाहर भीतर, इस घर उस घर में र की आवृत्ति से यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। भाषा अत्यंत सरल, सुगम और प्रवाहमयी है। इस कविता में न तो गेय है न छंदबद्ध है। प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। सब घर एक कर देने के माने का क्या सा है? उत्तर होगा, इसका अर्थ होगा सब घरों के भेदभाव को मिटाकर सब में एकता की भाव बनाना, स्थापित करना। कविता और खेल में क्या समानता है? उत्तर होगा, इसमें यह समानता है कि दोनों ही अपने पराये का भेद मिटाकर समाज में एकता और समानता लाने का कार्य करते हैं। बच्चे जिस प्रकार भेदभाव नहीं करते, उसी प्रकार कविता में भी भेदभाव नहीं होता। यह थी पाठ कविता के बहाने। आशा है आप सबको समझ में आई होगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। मुझे अच्छा लगेगा कि आप सब देख रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइब भी कर रहे हैं।